हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। आज मैं आपके साथ फर्स्ट यूनिट का ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम जो यूनिट आपकी चल रही थी उसमें मैं सेकंड टॉपिक पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें किन किन जननांग तंत्रों को पढ़ना है और इसमें किस तरीके से चित्र बनाना है और ये प्रश्न कितने नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है, विस्तार से आज जानेंगे। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेकंड टॉपिक है इस यूनिट का। नर जनन तंत्र निम्नलिखित अंगों में विभक्त किया गया है। पहला है वृषण कोष, स्क्रोटल सैक, एक जोड़ी वृषण टेस्टिस, एक जोड़ी अधिवृषण एपिडिडाइमिस, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, आगे शिश्न पेनिस, अंगली सहायक जनन ग्रंथियां, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। अगला सहायक जनन ग्रंथियां तीन प्रकार की हुई, एक जोड़ी शुक्राशय सेमिनल वेजाइकल, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एक जोड़ी काउपर ग्रंथियां काउपर्स ग्लैंड। तो इस तरीके से ये जो नर जनन तंत्र है इतने पार्टों में डिवाइडेड होता है। अब आगे विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। नर जनन तंत्र में वृषण कोष ये वाला हिस्सा है, ये थैलेनुमा आकृति का होता है, इसे हम वृषण कोष कहेंगे। आइए देखते हैं थ्योरी में। वृषण कोष त्वचा का बना हुआ थैलेनुमा कोष है, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया। ये थैलेनुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम वृषण कोष कहते हैं। आगे वृषण कोष में उपस्थित वृषण कुछ हार्मोन के प्रभाव से धड़ के सामने की ओर शिश्न के आधार पर दोनों टांगों के बीच में उतर आते हैं। तो ये जो वृषण कोष है ये दोनों टांगों के बीच में धड़ के सामने नीचे रहता है, ये वाला हिस्सा। आगे दूसरी हेडिंग वृषण टेस्टिस। नर में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2 से 5 सेंटीमीटर मोटे तथा 20 से 25 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग के 2 अंडाकार वृषण होते हैं। अब इस संरचना में वृषण कोष में यहीं पे अंदर एक जोड़ी वृषण होते हैं जिनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये गुलाबी रंग के होते हैं और 20 से 25 ग्राम भार वाले होते हैं। अगली हेडिंग अधिवृषण एपिडिडाइमिस। अब चित्र में देखेंगे अधिवृषण, ये कोमे की आकृति की संरचना आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये अधिवृषण है, ठीक है, इसको एपिडिडाइमिस कहेंगे। इस वाले हिस्से में शुक्राणुओं को परिपक्वन होता है। आइए देखते हैं अधिवृषण। अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है जो अति कुंडलित होकर वृषण के पश्च भाग पर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी अल्पविराम इंग्लिश में कॉमा के आकार की संरचना का निर्माण करती है। ये जो अधिवृषण है इसी वृषण कोष के अंदर ये संरचना रहती है और ये कॉमे की आकृति की दिखाई देती है और ये अति कुंडलित रहती है। इस वाले हिस्से में शुक्राणु को परिपक्वन होता है और शुक्राणु को पोषण भी मिलता है। अगली हेडिंग शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। अधिवृषण के पश्च भाग में एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। अब चित्र में देखेंगे ये मूत्र मार्ग के पीछे से होती हुई ये आपको दिख रही अधिवृषण के पश्च भाग से निकलती हुई और मूत्र मार्ग को कवर करते हुए ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है इसको हम शुक्रवाहिनी कहेंगे। ये एक जोड़ी होती है, ये पार्श्व दृश्य आपको विजुअल हो रहा है जिसमें आपको एक ही दिखाई दे रही है, जबकि ये नर में एक जोड़ी होती है। शुक्रवाहिनी ये अति कुंडलित नलिका होती है। आगे देखेंगे अधिवृषण के पश्च भाग से निकलती है, जैसा कि ये दिख रहा है अधिवृषण एपिडिडाइमिस ये वाली संरचना पीछे के भाग से होती हुई मूत्राशय को कवर करती हुई और ये वाला हिस्सा शुक्राशय को ये बनाती है। आगे देखेंगे अगली हेडिंग है मूत्रमार्ग यूरेथ्रा। मूत्राशय से प्रारंभ होकर मूत्रमार्ग मूत्रजनन छिद्र से बाहर खुलता है। मूत्रमार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब चित्र में देखेंगे ये मूत्राशय वाला हिस्सा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ यहाँ मूत्रजनन छिद्र से इस वाले स्थान से ये बाहर खुल जाता है, ठीक है। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है मूत्रमार्ग ये 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। अगली हेडिंग शिश्न पेनिस। शिश्न नर में वेलनाकार मैथुनांग या लिंग होता है, यह त्वचा से ढका तथा उधर से लटका होता है। तो ये बेलन की आकृति का ये आपको संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मैथुनांग है जिसको पेनिस कहेंगे। अगला सहायक जनन ग्रंथियां सेक्स ग्लैंड्स और सेक्स ग्लैंड इसका दूसरा नाम और मैंने अथवा लिखा हुआ है एसेसरी जेनाइटल। सहायक का क्या हो जाएगा एसेसरी और जनन की जेनाइटल। अब नर में जनन ग्रंथियां जो होती हैं वो 3 होती हैं। यहाँ से शॉर्ट आपका आता है तो ऐसा आपको याद रखना है और यहाँ से आपको 35 शब्द तैयार करने हैं।
नर जननांगों में निम्न 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रा, इसी का दूसरा नाम है काउपर ग्रंथियां। आगे देखेंगे शुक्राशय, इंग्लिश में इसको कहेंगे सेमिनल वेजाइकल। प्रत्येक शुक्राशय मूत्राशय के पश्च भाग में स्थित लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। अब चित्र में देखेंगे शुक्राशय, ये वाला हिस्सा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला, ये शुक्राशय है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। शुक्राशय ये मूत्राशय के पश्च भाग से, देखिए मूत्राशय के पश्च भाग में स्थित 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। ये दिख रहा है आपको, 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है और ये मूत्राशय के पश्च भाग से, ठीक है, ये निकलती है। इसमें सबसे अधिक वीर का हिस्सा बनता है जिसको सेमेन कहते हैं। इसमें शुक्राणुओं का संचय नहीं होता है, अपितु वह पीले से क्षारीय चिपचिपे द्रव का स्त्रावण करता है। तो ये शुक्राशय ये वाला हिस्सा है, ये सबसे अधिक वीर का भाग बनाता है और क्षारीय पीले से द्रव का ये स्त्रावण करता है, जो वीर का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। इस वाले हिस्से में वीर की सबसे अधिक मात्रा बनती है, इस वाले हिस्से में शुक्राशय सेमिनल वेजाइकल। अगली प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथियां मूत्रमार्ग के आधारी भाग के चारों ओर स्थित एक बड़ी सघन ग्रंथियां होती हैं। आप प्रोस्टेट ग्लैंड देखेंगे, ये मूत्राशय के नीचे लगी हुई आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी एक जोड़ी पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथियां मूत्रमार्ग के आधारी भाग के चारों ओर स्थित एक बड़ी सघन ग्रंथियां होती हैं। यह ग्रंथि श्वेत व हल्के अम्लीय तरल का स्त्रावण करती हैं, जो वीर का लगभग 25 से 30% भाग बनाती हैं। तो ये सेकंड नंबर पे इनका स्थान है वीर का भाग बनाने में। अगला, और ये लगभग 50 वर्ष के बाद जो पुरुष होते हैं उनमें ये जो ग्रंथियां होती हैं इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है और ये ग्रंथियां मूत्र को ये सिकुड़ती हैं और मूत्र को रोकने की क्षमता इनमें होती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये 50 वर्ष की आयु के पश्चात प्रोस्टेट जो ग्रंथियां होती हैं फूलकर थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, जिसमें मूत्र मार्ग पर अधिक दबाव बढ़ने लगता है तथा मूत्र त्याग में या मूत्र त्याग करने में कठिनाई होने लगती है। फलस्वरूप इस वाले हिस्से को ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है, इस वाले हिस्से को ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है। अगली है बल्बोयूरेथ्रा या काउपर ग्रंथि, इंग्लिश में काउपर्स ग्लैंड कहेंगे। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित छोटी एवं अंडाकार संरचना होती है। ये गाढ़े पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्त्रावण मूत्र मार्ग में करती हैं। तो सबसे कम मात्रा में, ठीक है, ये चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्त्रावण करेंगे जो गाढ़ी से और पारदर्शी रंग का होगा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ये स्थित होती हैं। ये काउपर्स ग्लैंड है और काउपर्स ग्लैंड ये अंडाकार की संरचना दिखाई देती हैं और पारदर्शी चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्त्रावण मूत्र मार्ग में करती हैं और ये मूत्र मार्ग को थोड़ा सा अम्लीय बना देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो नर जनन तंत्र था उसके बारे में विस्तार से देखा। ये क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में लिखने के लिए बोर्ड परीक्षा में आता है और इस साल 2025 में ये वाला आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में प्रश्न मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि पिछले साल ये प्रश्न नहीं आया था, तो इस साल इसकी संभावना बनती है कि तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में मिले। इस तरीके से आपको चित्र बनाना है, जैसे कि मैंने ये आपको ये स्वयं मैंने ड्रॉ किया है और आपको बताने का प्रयास किया किस तरीके से आपको चित्र बनाना है। तो इस तरीके से आप नर जनन तंत्र का चित्र बनाएंगे और जैसी मैंने थ्योरी आपको बताई है वैसे ही आप लिखने का प्रयास करेंगे और चित्र के माध्यम से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा। जैसे कि मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ये थैले के आकृति की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको हम वृषण कोश कहेंगे और वृषण कोश कुछ हार्मोन्स के प्रभाव के कारण ये धड़ के सामने की ओर शिश्न के आधार पर दोनों टांगों के बीच में ये लटके रहते हैं। फिर ये वृषण होगा टेस्टिस, वृषण एक जोड़ी रहेंगे जिनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये 20 से 25 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग के 2 अंडाकार वृषण होते हैं। इसके बाद जो आपकी तीसरी हेडिंग मैंने बताई है वो अधिवृषण बताई, यहीं से शुरू करेंगे। अधिवृषण एपिडिडाइमिस, अधिवृषण ये 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है जो अति कुंडलित होता है। वृषण के पश्च भाग पर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी अल्पविराम के आकार की संरचना का ये निर्माण करता है। इस वाले हिस्से में जो शुक्राणु होते हैं वो स्खलन से पूर्व पोषण प्राप्त करते हैं और शुक्राणु का परिपक्वन भी इसी भाग में होता है। अगली हेडिंग है शुक्रवाहिनी, ये देखो इसी से एपिडिडाइमिस से होती हुई ये जा रही है, तो ऐसे ही आप चित्र को क्रम से याद रखेंगे। शुक्रवाहिनी अधिवृषण के पश्च भाग से आंशिक रूप से कुंडलित एक नलिका निकलती है जिसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। यह मूत्राशय से निकलने वाले मूत्र मार्ग में ये खुलती है। अगली हेडिंग है मूत्रमार्ग, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये मूत्रमार्ग यहाँ से होता हुआ मूत्रमार्ग में यूरेथ्रा कहेंगे जिसको। ये
मूत्र मार्ग मूत्राशय से प्रारंभ होकर मूत्र मार्ग मूत्र जनन छिद्र से बाहर की ओर खुलता है। मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बाद अगली है देखें पेनिस, ये वाला हिस्सा, ये नर का बेलनाकार मैथुनांग है और ये त्वचा से ढका हुआ उदर के पास लटका रहता है। अगली हेडिंग होंगी जो सहायक ग्रंथियां हैं। सहायक ग्रंथियों में पहली आपकी आएगी शुक्राशय, जो कि ये वाला हिस्सा है फर्स्ट। सेकंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला हिस्सा है। और तीसरा काउपर ग्लैंड, ये वाला हिस्सा। तो नर में सहायक जनन ग्रंथियां 3 प्रकार की होंगी। शुक्राशय, ये शुक्राशय मूत्राशय के पश्च भाग में स्थित लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें शुक्राणुओं का संचय नहीं होता है, अपितु वह पीले से क्षारीय द्रव का स्त्रावण करती है, जो वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग ये बनाती है। अगली ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये मूत्रमार्ग के आधारी भाग के चारों ओर स्थित बड़ी सघन ग्रंथियां होती हैं और ये 45 से 50 वर्ष की आयु के पश्चात प्रोस्टेट ग्रंथियां फूलकर थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, जिससे मूत्र मार्ग पर अधिक दबाव बढ़ने लगता है तथा मूत्र मार्ग में कठिनाई होने लगती है। इसके फलस्वरूप इसको ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया जाता है। अगली ग्लैंड से काउपर ग्लैंड्स या बल्बो यूरेथ्रल इसी का दूसरा नाम है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे स्थित छोटी सी अंडाकार संरचना में दिखाई देती है। ये गाढ़े से पारदर्शी चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्त्रावण मूत्र मार्ग में करती है। तो इस तरीके से ये चित्र के माध्यम से हम क्रम बाय क्रम चित्र को अगर अपने दिमाग में रखेंगे फिर थ्योरी लिखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा और आपको इजीली ये प्रश्न आसानी से चित्र के माध्यम से तैयार हो जाएगा। आई होप आपको चित्र से और थ्योरी से मैंने थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपको आसानी से चित्र के माध्यम से थ्योरी याद हो जाए।